पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर कहर बरपा हुआ है। राजस्थान और भारत में भी बड़े पैमाने पर मरीज़ सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद आज से पूरे देश में, ख़ास तौर से राजस्थान में छूट दी गई है। राज्य सरकार अब तक जो मामले सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग फेल साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, इसके बावजूद एक सामाजिक संगठन की तरह भूमिका निभा रही है। इसी सारे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये राजस्थान सरकार ने आज से छूट दी है, उस छूट को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे कस्बे हैं और ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें पिछले 10 दिन से दुकानें खुली हुई है। राज्य सरकार न उनको कंट्रोल कर पा रही है और न नियंत्रित कर पा रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस कोरोना से रोकने का रोग प्रतिरोधक क्षमता के बाद जो दूसरा बड़ा उपाय था वो लॉकडाउन था। जिन देशों में, प्रदेशों में लॉकडाउन की अनुपालना शक्ति से हुई, उन्होंने इस संक्रमण को रोक लिया, जैसे यूपी है या इस तरीके कई प्रदेश हैं। राजस्थान में शुरुआती दिनों में ही, क्योंकि जब तबलीगी का मूवमेंट हुआ तो ये आशंका थी कि ये सब जगह फैलेगा, और हुआ भी यही कि 33 में से 29 ज़िलों में संक्रमण इस रूप में फैला। रामगंज से लेके, कोटा के मकबरे से लेके, टोंक के बमोरी गेट से लेके और जोधपुर के कबूतरों का चौक, ये एक मिसाल थी। यानी कि वहाँ पर चाहे वोट बैंक के नाम पे या लिहाज में जिस तरीके से वहाँ ढिलाई बरती गई, उस वजह से लोगों ने इसको बहुत सामान्य रूप से लिया। इस वायरस के प्रति और इसकी गंभीरता के प्रति सरकार ने न उनके बीच में कोई जागरूकता का अभियान चला, न अपनी तरफ से शक्ति दिखाई, और यही कारण था कि संक्रमण बढ़ता चला गया। और अब उस संक्रमण के बढ़ने के और दूसरे कारक आके खड़े हो गए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर ये राजस्थान में आएंगे। उनकी कैसे स्क्रीनिंग होगी, कैसे सैंपलिंग होगी, ये चुनौती सरकार के सामने आज भी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक संगठन की तरह भूमिका निभाई है। पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, आप लोगों ने भी घर से खाना गरीबों के लिए भेजा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी भेजा है, लेकिन इस तरह की कोई भी गतिविधि अब तक हमने कांग्रेस की तरफ से नहीं देखी है। क्या लग रहा है, पूरी कांग्रेस जो है केवल सरकार के भरोसे है, केवल राजनीति कर रही है? अध्यक्ष के नाते मैं ये महसूस करता हूँ कि राजनीतिक दल सामाजिक काम इतनी शिद्दत से करेगा, ये मेरी कल्पना भी में नहीं था। और दूसरा, हम लोगों के बीच में जो दूसरी जो आनुषंगिक संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनमें सेवा का भाव बहुत पहले से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती या इस तरीके की जितनी संस्थाएं हैं। लेकिन कांग्रेस कुल मिलाकर विशुद्ध राजनीतिक दल है और उसमें सेवा वाला पुट कम है, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के डिजास्टर में उनमें ये भाव भी नहीं है, उनकी आदत में भी नहीं है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर राजस्थान में यदि इस महामारी पर सियासत किसी ने शुरू करी तो कांग्रेस पार्टी नहीं करी, ध्यान बंटाने के लिए। और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज भी राजस्थान में जितने सेवा के काम हुए हैं वो या तो भामाशाह ने किए, या CSR के पैसे से हुआ, या बहुत करें तो विधायकों के मद से। लेकिन एक बड़ी तादाद भामाशाहों की थी, जिसके कारण सरकार भी कंफर्टेबल रही इस आपदा से निपटने में। तो बीजेपी ने, मैं ये मानता हूँ कि मेरी कल्पना से परे था, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ कि हमने जो सोचा था राजनीतिक तौर पर कि केवल हम नारों की नहीं सरोकारों की पार्टी बने, तो आज मैं संतुष्ट हूँ कि लगभग 2.25 लाख कार्यकर्ताओं ने पूरे राजस्थान भर में ऐसे 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को भोजन की व्यवस्था की। इसी तरीके से 50 लाख सूखे राशन के पैकेट की, और जिस पीएम केयर का जिक्र किया, 100 रुपये का अंशदान से प्रधानमंत्री जी को हाथ मजबूत करने के लिए, इस बीमारी के रिसर्च के लिए, और कालांतर में उन्होंने घोषणा की है 31 करोड़ रुपये उसी पीएम केयर फंड से उन्होंने दिया है। तो इस तरीके से राजस्थान में लगभग 47 करोड़ रुपये ये पीएम केयर के जरिए हम लोगों ने इकट्ठा किया। ऐसे 600 के लगभग कम्युनिटी किचन चली, फेस कवर के लिए, आरोग्य सेतु के लिए, फीड द नीडी के लिए एक बड़ा कैंपेन चला। तो मैं इस मामले में संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस अवसर को चुनौती के रूप में लिया और लोगों की सेवा के भाव को उन्होंने जीवंत रखा। इसके लिए मैं वास्तव में पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम के प्रति अभिभूत हूँ। और निश्चित रूप से हमारी एक उपलब्धि है, संकट में भी, आपदा में भी पार्टी का ये रूप मुझे लगता है पहले से ज़्यादा निखर कर आया है। क्योंकि लॉकडाउन राजस्थान सरकार ने 19 मार्च को की थी और भारत सरकार ने 24 मार्च को रात को लॉकडाउन शुरू किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं और बोलते हैं कि अचानक से लॉकडाउन कर दिया, लेकिन उनके 5 दिन पहले राजस्थान सरकार लॉकडाउन कर चुकी थी। तो क्या यही बात राजस्थान सरकार के ऊपर लागू नहीं होती है? क्या वो अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं? नहीं, कांग्रेस के और इनके बीच में काफ़ी विरोधाभास है। कई बार तो लगता है कि राजस्थान की सरकार उनसे बिना पूछ के चल रही है क्या, क्योंकि लॉकडाउन को अशोक गहलोत जी उपलब्धि बताते हैं और राहुल गांधी जी उसको पॉज बटन बताते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी में भी आपस में अंतर विरोध है कि किस नीति से क्या चीज़ ठीक होगी। इसी तरीके से श्रमिकों के बारे में, इसी तरीके से बाकी जो आपदा से निपटने के लिए जो प्रबंधन हो सकते हैं, उसमें केंद्र में और राज्य के बीच में जिस तरीके से एक गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, विरोधाभास किया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस पूरी आपदा के दौरान कोई नीति स्पष्ट नहीं थी कि किस तरीके से, क्योंकि अभी लेटेस्ट जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक्ट किया, वो किसी जिम्मेवार राजनीतिक दल का जिम्मेवार व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस कोरोना को अपने लिए एक राजनीतिक हथियार बनाया, अस्त्र बनाया, और उसकी पूरी सियासत की मोदी जी को, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए। राजस्थान के 2 मंत्री हैं, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी है, विश्वेंद्र सिंह जी है। उनके और आपके बीच में आज तक राजनीतिक जो संबंध है वो नज़दीक नज़र आ रहे हैं। ट्विटर पर आपके जो है संवाद चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है जुलाई में संभावित जो राज्यसभा चुनाव है, इसका उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कई बार व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे काम के लिए सबकी तारीफ़ करते हैं, सरपंच की भी करते हैं, मुख्यमंत्रियों की भी करते हैं, बहुत ग्रास रूट के लोगों की करते हैं, मन की बात में उसका उल्लेख करते हैं। लेकिन आपकी सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगाते हैं, गरिमा के खिलाफ बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि विश्वेंद्र सिंह जी ने आत्मनिर्भर भारत के पैकेज पे किसी भी देश की जीडीपी का 10% और इस तरीके का कल्याण का पैकेज जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये बड़ा काम था और उसकी विश्वेंद्र सिंह जी ने तारीफ़ करी। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, बियॉन्ड पार्टी की बाउंड्री उन्होंने ये कहा, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने उनको इस बात के लिए धन्यवाद दिया। आपके मुख्यमंत्री के साथ वीसी हुई थी, उस वीसी में आपने कहा कि हमारे विधायक और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर करवाई गई है। तो उनका जवाब था कि आपके पास पर्याप्त तथ्य नहीं है। वो कौन से तथ्य हैं जो आपके पास नहीं है और मुख्यमंत्री के पास हैं? नहीं, मुख्यमंत्री को मैं जो समझ पाया कि वो उनको सवालों को टालने की आदत है। वो सदन में भी ऐसा करते हैं और सदन के बाहर भी करते हैं। आप यदि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो वो फिर नाथूराम गोडसे की बात करने लग जाते हैं। ये उनकी आदत में है। हमने साफ तौर पर कहा था राजस्थान में कोरोना का इस तरीके का प्रसार का कारण तुष्टीकरण था, राशन में भेदभाव, जयपुर की 4 दीवारी के लोग चीख चीख कर मर गए, ये साबित है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री आंख मूंद के बैठे थे। मैंने उनको ये कहा था कि इसकी समीक्षा करें। ये जो मुकदमे की बात थी, और मैंने कहा उनको कि विद्वेष की राजनीति की शुरुआत आपने करी। हम लोग तो पहले 27 मार्च को मैं खुद मिल के आया उनसे, उनको 15 ऐसे सजेशन दिए। उसके बाद में हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, उसके बाद हम गवर्नर से मिले, 21 बातें फिर लिख के दी और फिर उनसे निवेदन किया। गवर्नर ने उनको पत्र चीफ मिनिस्टर को लिखा। तो हम लोग तो अपनी तरफ से बराबर एफर्ट कर रहे थे कि ये संकट का समय, सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री हर बार एक केंद्र पर, मोदी जी पर इस तरीके का सियासी हमला करते हैं जो इस परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और 1 दर्जन से भी ज़्यादा थानों में मुकदमे दर्ज कराए, क्या उनके संज्ञान में है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे ही कहा कि आपके तथ्य ठीक नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने प्रतिपक्ष की पार्टी के जिम्मेवार व्यक्ति के बयान को भी गंभीरता से नहीं लिया। इससे तो ये साबित होता है।
राजस्थान सरकार एमएसपी पर ख़रीद नहीं कर रही है। 18 मार्च के बाद जो चना है उसको लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसी की खरीद की जा रही है। राजस्थान के जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, उन्होंने एक दिन प्रेस नोट जारी किया 10% खरीद बढ़ाने के लिए। लेकिन जब लोगों ने, किसानों ने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना ये है कि मंत्री को पता ही नहीं है, मंत्री होश में नहीं है, यहाँ अभी ऐसा कोई 10% बढ़ने की कोई प्रावधान नहीं है। किसान परेशान हो रहे हैं, चना 1000 रुपये सस्ता बाज़ार में बेचने को मजबूर हैं, बर्बाद हो रहे हैं। गेहूँ बिका नहीं है, सरसों अभी पूरी बिकी नहीं है। तो राजस्थान सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? ध्यान इसलिए नहीं दे रही कि सरकार की कोई इस मौजूदा सरकार की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी कोई न तो एक्शन प्लान है, न कोई दूरदृष्टि है, और न इनकी नीयत है। इनमें सब बातों में फ़र्क है। वरना ये पता था कि किसान की फसल कटेगी, मंडी में आएगी, और उसके बाद उनकी तुलाई से लेके, खरीद से लेके, बारदाने से लेके, उनके भुगतान से लेके, इन सब चीज़ों की इनको ज़रूरत रहेगी। केंद्र ने ये कहा इनको कि 4-5 पंचायतों के बीच में क्लस्टर बना के वहाँ खरीद केंद्र बनाया जाए। इन्होंने कुल 800 बनाए। तो राजस्थान में 11,000 ग्राम पंचायतें हैं। 11,000 ग्राम पंचायतों को देखें, रेवेन्यू विलेज लगभग 45,000 के करीब हैं। उन सब को देखें तो 800 खरीद केंद्र, ये बहुत मिनिमम है। दूसरा, कोई व्यवस्था किसी तरीके से नहीं की। और तीसरा जो काम किया वो तो और बहुत ज़्यादा इस तरीके से तकलीफ़ का कि 2% मंडी टैक्स बढ़ाया। इन्होंने तो कहा कि हम व्यापारियों से, आड़तियों से और दलालों से लेंगे, लेकिन जिस दिन 2% मंडी टैक्स बढ़ा, उसी दिन चने की जो कीमत है बाज़ार से 100 रुपये नीचे गिर गई। नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। इन्होंने कहा कि ये पैसा हम लोग, किस कृषक कल्याण का ये पैसा हम लोग कृषक कल्याण के कोष में डालेंगे, लेकिन डाल के क्या वो किसान को थोड़ी संबल देंगे? वो उससे सरकार की जिम्मेवारी पूरी करेंगे और वो राजस्व जो है प्रीमियम बीमा कंपनियों को देंगे, यानी किसान की जेब से निकालेंगे और किसान की जेब में डाल देंगे। तो मुझे लगता है कि किसानों के प्रति ये सरकार की सोच ठीक नहीं है। और ये बहुत शुरुआती दौर में जो इन्होंने कर्जा माफ़ी की बात कही, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा भ्रम राजस्थान के किसानों में हुआ। उस वजह से ये सरकार आई, लेकिन उस वायदे को पूरा नहीं कर पाई। और कल ही कोटा की घटना है कि एक किसान ने फिर एक बार आत्महत्या कर ली। तो मुझे लगता है कि सरकार की किसानों के बारे में न कोई ठोस नीति है, न कोई रणनीति है। राजस्थान समेत पूरे देश में कोविड-19 का कहर चल रहा है। राजस्थान सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है भामाशाह का 800 करोड़ रुपया नहीं दे पाई है। इसके चलते प्राइवेट हॉस्पिटलों ने उपचार ही नहीं किया। कईयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए, लेकिन किसी का न तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, न किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक भी मरीज़ को भर्ती नहीं किया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने शुरू किया, उन्होंने कोविड-19 की जाँच में 5,000 रुपये अलग से लिए मरीज़ से। 400 रुपये प्रति मरीज़ एक डॉक्टर ले रहा है पीपीपी किट के। तो क्या लग रहा है राजस्थान सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही या दे नहीं पा रही है? देखिए, बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से राजस्थान के लगभग ऐसे 30 लाख लोगों को 2800 करोड़ से और इलाज मिला था और एक आदत में आ गया था और एक बड़ी अच्छी सुविधा थी। इन्होंने चलिए नाम बदल दीजिए, भामाशाह को जन आधार कर दिया, लेकिन केंद्र ने आयुष्मान भारत के जरिए ये कहा कि हम 5 लाख तक का इलाज की व्यवस्था देंगे और जो आयुष्मान से जुड़ेगा उसको हम ये व्यवस्था करेंगे। इन्होंने उस आयुष्मान को और भामाशाह को क्लब कर दिया, फ्री मेडिसिन को क्लब कर दिया, लेकिन उसके बाद से लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्लेम पूरा नहीं मिल रहा। ऐसे लगभग 3 लाख के करीब क्लेम अभी बकाया है और हॉस्पिटल्स का बहुत सारा पैसा बीमा कंपनियों ने भी रोक रखा है। सरकार उसमें कोई दखल नहीं कर रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो नॉन कोरोना पेशेंट थे, सबसे ज़्यादा मार उनको पड़ी है राजस्थान में। ऐसे हज़ारों मरीजों को, मान लीजिए कोई किडनी का डायलिसिस करता है, किसी को हार्ट की ट्रबल है, वो आदतन आ जाते हैं कि हमें तो भामाशाह का लाभ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली उनको बड़ा खर्चा करना पड़ा है, बड़ा कर्जा करना पड़ता है। इसकी जिम्मेवार राजस्थान की सरकार है। जो सरकार अपने आप को लोक कल्याणकारी कहती है, जो किसानों के बारे में नीतियाँ नहीं बना सकती, जो मरीजों के बारे में उनको ये पता नहीं होगा कि कोरोना के अलावा भी पेशेंट हैं, उनका उपचार कैसे होगा, तो मुझे लगता है कि सरकार की ये दृष्टिहीनता का ही एक बड़ा कारक है।
राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं उसके मुताबिक रोज़ाना 90,000 लोगों का खाना अक्षय पात्र की तरफ से बनाया जाता है सरकार के अनुदान पर, और उसका जो वितरण है वो 75% वितरण एक खास समुदाय के लिए होता है। 2 कांग्रेस के विधायक भी हैं जिन पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। आपने भी इस मामले को उठाया है और इसी मामले को उठाने के चलते आपकी छवि धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की तरह एक हिंदू ब्रांड नेता की बनती जा रही है। क्या लग रहा है आपको, किसी मुद्दे को उठाने से पहले धर्म को देखना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, जब संकट होता है तो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, और न वायरस का भी कोई धर्म है, न जाति है, न पंथ है, न मजहब है। आज मान लीजिए मोदी जी ने जन धन के खातों में पैसे जमा कराए राजस्थान में 1,52,00,000 लोगों को, उसमें क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं? उज्ज्वला के 740 करोड़ रुपए आए और 3 सिलेंडर मुफ्त मिले, तो क्या मुस्लिम को नहीं मिले? लेकिन ये केंद्र की सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, लेकिन राजस्थान की सरकार बेशक ये साफ तौर पर करती है। इसलिए राशन में तुष्टीकरण और भेदभाव ये सरकार और मुख्यमंत्री आज तक जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं तबलीगी के मूवमेंट को रोका? उस तबलीगी के कारण मुसलमानों को ही नुकसान हुआ, क्या सरकार इससे वाकिफ़ नहीं थी? क्यों इतनी बड़ी कम्युनिटी को खतरे में डाला? इसलिए हमारा प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न था, किसी जाति और पंथ का नहीं था। इसलिए यदि हमारी तबलीगी यदि मुस्लिम है तब तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन केवल तबलीगी मुस्लिम नहीं है। तबलीगी के अलावा बहुत सारे मुसलमान हैं जो यहाँ निवास करते हैं, जो देश के प्रति जिनका एक अनुराग है, जो देश के प्रति समर्पित हैं, वफादार हैं, एक बड़ी कम्युनिटी है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का काम कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये वोट हमारा सिक्योर है, दूसरे वोटों की दरकार नहीं है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनको प्रेरित करती है। हमने जो कहा, हमने लॉजिकली कहा कि इन्फेक्शन फैलने का कारण तबलीगी था, उसका सरकार ने प्रूव कर दिया कि कुछ दिन बाद तबलीगी का कॉलम ही हटा दिया। आज बीएसएफ का कॉलम है, आज प्रवासियों का कॉलम बना हो, तो तबलीगी का क्यों हटाया? क्या तबलीगी से डरी हुई थी सरकार? राशन के वितरण की जहाँ तक बात है, इस जयपुर में 2 लाख फूड पैकेट बनते हैं रोज़। अक्षय पात्र भी हिंदुओं की संस्था है, इस्कॉन भी हिंदुओं की संस्था है, राधा स्वामी भी हिंदुओं की संस्था है, और ये सबको पता है। मैं जब अपने क्षेत्र में काम करता हूँ तो मैं बिना हिंदू मुसलमान के करता हूँ। राशन का पैकेट जाता है तो मुस्लिम के घर भी जाता है। तो उस 2 लाख पैकेट्स में से लगभग 2.25 लाख 1.5 लाख पैकेट मुस्लिम परिवारों में जाता है। हो सकता है याचक हों, ज़रूरतमंद हों, हमारी उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो विधायकों ने यहाँ जिस तरीके का दृश्य उत्पन्न किया उसमें हिंदुओं में असुरक्षा हुई और मुस्लिम्स को लगा कि हमारी अपनी सरकार है, मनमर्जी करेंगे। तो लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ, डॉक्टरों के साथ हाथापाई हुई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। तो आपत्ति इस बात पर है, मुस्लिम होना गुनाह नहीं है, लेकिन मुस्लिम होकर इस तरीके का कृत्य करना ये गुनाह है, और इस पर हमारी आपत्ति है। एक मीडिया को लेकर सवाल है, मुख्यमंत्री ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मीडिया जो संस्थान है वो इनकी छटनी नहीं करे और इनकी तनख्वाह नहीं काटे, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने किसी भी संस्थान को न अनुदान दिया है, न सहायता दी है, न किसी पत्रकार की नौकरी को लेकर चिंता की है, जबकि बहुत सारों की नौकरी जा चुकी है और बहुत सारों की तनख्वाह लगातार कट रही है। क्या लग रहा है ये केवल भाषणबाजी है और जो पहले मुख्यमंत्री ने धमकी दी थी उसका असर है? नहीं, सरकार की नीयत भी नहीं है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये कर्नल आशुतोष शहीद हुए, मुख्यमंत्री उसकी अंत्येष्टि में जाते हैं और अंत्येष्टि में जाके भी उस परिवार को, आज वो आशुतोष का परिवार आज भी किराए के मकान में रह रहा है। तो देश के शहीदों के प्रति भी इनकी श्रद्धा नहीं है, तो पत्रकारों के प्रति कहाँ से होगी? पत्रकार सियासत करते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से तय था कि सबसे पहली पेरेंट सरकार होती है, संरक्षक, बाद में बाकी लोग आते हैं। आज मान लीजिए किसी बीमारी से किसी पत्रकार की मौत हो जाती है, अभी हाल ही के दिनों में हुई, तो उसके प्रति सरकार की खाली एक जुबानी संवेदना थी। तो मुझे लगता है कि उसमें सरकार को इनिशिएटिव लेके करना चाहिए था, कर्नल आशुतोष के लिए करना चाहिए था। तो इस तरीके की संवेदना नहीं है, बल्कि मैं जो विरोधाभास की बात कह रहा था वो सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी यहाँ की सरकार का आचरण अलग है, क्योंकि यहाँ का यदि डीए कटता है तो मुख्यमंत्री पहले काटता है, और वहाँ पर भी राहुल गांधी जी उस पर आपत्ति करते हैं। इसी तरीके से विज्ञापन पर रोक की बात सोनिया गांधी करती है,
विज्ञापनों पर रोक लगेगी तो स्वाभाविक तौर पर सीधा सीधा असर उस अखबार पर होगा, उस मीडिया हाउस पर होगा, मीडिया हाउस पे होगा तो कटौती होगी, तो सीधा सीधा असर पत्रकारों पर होगा। तो इनका आपस में इतना कंट्राडिक्शन है कि इनकी कोई ठोस रणनीति नहीं है कि किस तरीके से क्या करें। पत्रकार समाज का एक ऐसा स्तंभ है जिन्होंने इस समय इस महामारी में भी मैं देख रहा था कि संक्रमित इलाकों में भी रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार बेखौफ घूम रहे थे और सच्चाई लोगों के सामने रखी। एक अलग बहस का विषय कि किस तरीके की बातें सामने आई, लेकिन मोर और लेस वो लोग गए, उन्होंने सरकार को जागृत रखा, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, तो लोगों का एक हौसला बढ़ा। कुछ ठीक खबरें भी लोगों तक आती थी, पॉजिटिव खबरें आती थी जो समाज में एक सकारात्मक वातावरण जगाती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को निश्चित रूप से फिक्र करनी चाहिए थी उनके संसाधनों के बारे में, उनकी सहायता के बारे में, उनके सहयोग के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, मान लीजिए किसी चैनल का कैमरामैन है तो वो निश्चित रूप से रोज़मर्रा जैसा ही काम करने वाला व्यक्ति है कि जिसको राशन की और बाकी संबल की आवश्यकता रहेगी। तो ये तो है ही। आपने वीसी में मुख्यमंत्री के साथ बेरोजगारों का मुद्दा उठाया था, क्या उसका अभी तक कोई असर हुआ है? केवल इतना हुआ है, मैंने कहा कि लगभग ऐसे 29 जो ऐसे विभाग थे जिनमें किसी में भर्तियां लंबित हैं, किसी के इंटरव्यू बाकी थे, किसी की वेटिंग लिस्ट है, तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई राजस्थान के बेरोजगारों में एक बड़ा भ्रम है। सरकार को चाहिए कि वो प्राथमिकता से उन सब को क्लब करके उसकी समीक्षा करे और उसको एक वाइट पेपर इशू करे कि ताकि बेरोजगारों को ये पता रहे कि भाई इस हद तक तो नौकरी मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। इसमें सरकार को कहाँ डरने की जरूरत है, जो सच्चाई है उनके सामने रखें, कम से लोग भ्रमित तो नहीं हो। पूरे सोशल मीडिया पे एक इस तरीके का नेगेटिव कैंपेन चलता है, तो मुझे लगता है कि उसको सरकार को रोकना भी चाहिए और सच्चाई लोगों के सामने रखनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपके संगठन से संबंधित है। आपके कई नेता हैं जिनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, कोई विधायक भी हैं जिनके नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो अभी तक भी ऐसा लग रहा है, उनकी जो सोशल मीडिया पर कमेंट होते हैं, पोस्ट होते हैं, उनसे ऐसे लगता है कि वो आपको आज भी अध्यक्ष से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन स्वीकार करता है और कौन अस्वीकार करता है। और ये सच्चाई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और पार्टी का इसलिए मैं आभारी हूँ कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। लेकिन मैं किसी की मेहरबानी से नहीं हूँ, मैं अपने काम से या पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी समझी उचित दी है, ये बाकी लोगों का सोचना है वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन मुझे इन बातों के सोचने में न तो समय है और न मेरी नीयत है। मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबको सम्मान देता हूँ, जो मेरा सम्मान नहीं करता उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। इसलिए मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता भी देखती है, कार्यकर्ता भी देखता है। धन्यवाद। तो ये हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।